हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे वर्ड्सवर्थ लाइफ एंड पोएटिकल वर्क्स पार्ट वन। जैसा कि पार्ट वन में मेरा जो टाइटल रहेगा, बेसिकली जिस पे मैं फोकस करूंगा वो है वर्ड्सवर्थ की लाइफ के बारे में। कुछ पर्सनल डिटेल्स को देखेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिससे कि ये पता चलेगा कि वर्ड्सवर्थ इतने फेमस क्यों हुए, क्यों उनका जो नेचुरल इंक्लिनेशन था वो नेचर के प्रति इतना ज़्यादा था, कैसी सराउंडिंग्स में उनका जो चाइल्डहुड गुजरा, और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि उन्हें और दूसरे पोएट से, जो कि नियो क्लासिकल पोएट से अलग बनाते हैं या फिर अदर रोमांटिक पोएट से अलग बनाते हैं। तो उन सारे फैक्टर्स को समझते हुए चलेंगे, और आई वुड से कि वर्ड्सवर्थ की लाइफ जो है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे ये पता चलेगा कि द मेकिंग ऑफ अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। एंड एज वी नो दैट ही इज विलियम वर्ड्सवर्थ, तो एज ए रोमांटिक पोएट, एज ए वर्शिपर ऑफ नेचर, उन सारे पॉइंट्स को देखते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। बर्थ एंड पेरेंटेज। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट कॉकरमाउथ इन कम्बरलैंड ऑन अप्रैल 7, 1770। यानी 1770 में पैदा होते हैं अप्रैल 7 को, और प्लेस का नाम है कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड में पैदा होते हैं। जो कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एज ए पोएट और एज ए राइटर जो है, इनके बारे में जाननी जरूरी है। His father John Wordsworth, इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ, was an attorney at law and law agent to Sir James Lawther। यानी इनके बारे में, इनके फादर के बारे में कि क्या वो जॉब किस प्रोफेशन में थे, और बेसिकली उनका नाम जैसा कि हम देख रहे हैं कि जॉन वर्ड्सवर्थ था। हिज मदर वॉज एने। अब इनके मदर के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए कि मदर वॉज एने, ओनली डॉटर ऑफ विलियम कॉक्सन। यानी वो विलियम कॉक्सन की इकलौती बेटी थी। एंड वर्ड्सवर्थ वॉज प्योर नॉर्दर्न स्टॉक। अब नॉर्दर्न स्टॉक की बात है, जैसे कहते हैं कि उनकी जो एंसेस्ट्री थी वो किस तरह की थी, तो वो नॉर्दर्न स्टॉक के से बिलोंग करते थे, या उनकी जो फैमिली थी मदर के साइड। हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज 8 years old। माँ की डेथ होती है जब वो 8 साल के थे। एंड हिज फादर व्हेन ही वाज 14। 14 साल के जब हुए तो उनके फादर की डेथ हो जाती है। अर्ली लाइफ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी उनकी लाइफ की शुरुआत तो बेसिकली हमने अ, ये देख लिया कि कहाँ पैदा होते हैं, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, और फादर का प्रोफेशन भी क्या है। तो कुछ और भी जो उनकी अर्ली लाइफ, यानी लाइफ की जो शुरुआत कैसे होती है, अपब्रिंगिंग कैसे होती है, वो भी देख लेते हैं। द टाइम ऑफ हिज इन्फेंसी एंड अर्ली बॉयहुड वॉज पास्ड पार्टली एट कॉकरमाउथ। तो हम ये देखते हैं कि कॉकरमाउथ में उनकी जो अर्ली बॉयहुड था वो पास होता है, एंड पार्टली विद हिज मदर्स पेरेंट्स एट पेनिरिथ। तो ये दो जगह है, एक है कॉकरमाउथ और एक है पेनिरिथ। ये दो प्लेसेस में इनकी जो है अपब्रिंगिंग या बॉयहुड का टाइम जो है गुजरता है। एज ए चाइल्ड वर्ड्सवर्थ वाज ऑफ ए मूडी एंड वायलेंट टेम्पर। जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक एट एन अर्ली एज एक एक चाइल्ड जो है, अगर वो अपने मदर और फादर को या पेरेंट्स को खो देता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और बाय नेचर जो है, हम ये देखते हैं कि वो मूडी भी थे एंड वायलेंट नेचर के थे, टेम्पर के थे। एंड ही वाज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन, यानी कि वो दूसरे नंबर पे थे 5 बच्चों में। बॉर्न टू जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एनी कॉक्सन, जो कि उनके फादर और मदर का नाम है। टू अदर बीइंग रिचर्ड, यानी और कौन कौन से भाई थे, रिचर्ड, डोरोथी, जॉन एंड क्रिस्टोफर, ये उनके भाई बहन थे। एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं, क्या है एजुकेशन, कैसे इनकी शुरुआत होती है। इन 1778, द ईयर ऑफ हिज मदर्स डेथ, वर्ड्सवर्थ वाज सेंट टू ग्रामर स्कूल एट हॉक्सहेड। अब ये एक प्लेस है जहाँ पे इनकी जो है शुरुआत होती है एजुकेशन की। अ विलेज एट द हेड ऑफ ईस्ट वेट वाटर। अब यहाँ पे ये एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि इनकी शुरुआत जो है ग्रामर स्कूल से होती है। एंड इट वाज अ रफ लाइफ, इंटायरली लैकिंग इन लग्जरी और इवन कंफर्ट। अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसा कि हम देखें कि मदर की डेथ हो जाती है, फादर की भी डेथ हो जाती है, और पेरेंटिंग जो है एक चाइल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ख़ास करके जब उसकी अर्ली एजुकेशन शुरुआत होती है तो उसमें स्कूल का काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रामर स्कूल से तो शुरुआत होती है, बट उनकी लाइफ जो है वो लग्जरी और वो जो कंफर्ट मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता है। इन ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरेंडा, अब इनका एक पीस ऑफ वर्क है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरेंडा, जिसमें ये कहते हैं ऑफ माई अर्लीस्ट, ये जो पूरा पार्ट है इसमें इन्होंने अपने बारे में लिखा है कि ऑफ माई अर्लीस्ट डेज एट स्कूल आई हैव लिटिल टू से। यानी कि जब उनकी शुरुआत होती है तो वो कह सकते हैं कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बट
दैट दे वर वेरी हैप्पी वंस, लेकिन कुछ अच्छे मोमेंट्स भी थे, कुछ अच्छे क्षण भी थे। चीफली क्यों थे? बिकॉज आई वॉज लेफ्ट एट लिबर्टी, क्योंकि उन्हें एक छूट मिली थी, आज़ादी मिली थी पढ़ने की। देन एंड इन द वैकेशंस, और जब वो छुट्टियां होती थी, टू रीड वट एवर बुक्स आई लाइक्ड। और सबसे जो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट मोमेंट होता था कि वो जो भी पढ़ना चाहते थे, जिस तरह की भी किताबें, वो फ्रीली पढ़ सकते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो बताते हैं कि वो कौन कौन सी बुक्स थी जिसको वो रीड करते थे। तो फील्डिंग्स वर्क, यानी फील्डिंग की के वर्क्स को वो पढ़ते थे, डॉन कायोटे के वर्क्स को पढ़ते थे, गिल ब्लास के वर्क को पढ़ते थे, एंड एनी पार्ट ऑफ स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट की बुक्स जो थी उसको वो पढ़ते थे, पसंद करते थे। आई लाइक्ड गुलिवर्स ट्रेवल्स एंड टेल ऑफ द टब एंड बीइंग बोथ मच टू माय टेस्ट। मच टू माय टेस्ट का मतलब है ये उनकी कुछ फेवरेट्स बुक हुआ करती थी जिन्हें पढ़ने में ये काफी आनंद आता था। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरेंडा में वो बातें कही हैं कि कैसे ये अपने लाइफ की शुरुआत करते हैं। इन 1783 जॉन वर्ड्सवर्थ डाइड। अब फादर की डेथ होती है 1783 में, लिविंग द चिल्ड्रन इन द गार्जियनशिप ऑफ देयर अंकल्स। अब अंकल के पास गार्जियनशिप आती है, तो अब ये देखना है कि अंकल का क्या रोल होता है। यानी वर्ड्सवर्थ को बनने में, एज ए पोएट और एज ए ग्रेट पोएट बनने में, एज ए नेचर लवर बनने में अंकल्स का क्या रोल होता है, क्या वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं। तो देखते हैं द अंकल्स यानी और भी जो लोग थे, डिसर्न द टैलेंट्स ऑफ टू ऑफ देम। अब उनके अंकल ने भी देख लिया कि इनके अंदर कितना जो है टैलेंट है, और खास करके दो लोगों में, विलियम एंड क्रिस्टोफर, ये दो भाई में इन्होंने देखा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है और वो क्रिस्टोफर का नाम आता है। एंड बेस्टोड अ कैम्ब्रिज एजुकेशन, और उन्होंने क्या किया कि इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनका एजुकेशन या हायर स्टडीज के लिए इन्होंने कंसिडर करना शुरू किया। अब ये देखने वाली बात है कि इंग्लैंड में दो ऐसे जो प्लेसेस थे, जो इंस्टीट्यूशन थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें पहला नाम है ऑक्सफोर्ड का एंड दूसरा नाम है कैम्ब्रिज का। क्या होता है कि उनको कैम्ब्रिज से एजुकेशन मिलती है। एंड अक्टूबर 1787 देन वर्ड्सवर्थ वेंट अप टू सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज के कॉलेज में एडमिशन होता है इनका, और उस कॉलेज का नाम क्या है? सेंट जॉन। ये है 1787 का समय। हैविंग बीन वेल टॉट एट हॉक्सेट ग्रामर। अब चूंकि ग्रामर में अच्छी स्कूलिंग हुई थी, कहते हैं कि कॉलेज जाने से पहले अगर स्कूलिंग भी अच्छी हो जाती है तो वो और भी अच्छी बात है। और इनकी स्कूलिंग जो है हॉक्सेट ग्रामर स्कूल से होती है। ही फाउंड ही डिड नॉट नीड टू वर्क हार्ड एट फर्स्ट, और वो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत काम करने की आवश्यकता नहीं है। सो ही फेल इनटू व्हाट ही कॉल्ड सबमिसिव आइडलनेस। और वो ये सोचते हैं कि अब बेहतर क्या है कि सबमिसिव आइडलनेस होना चाहिए, यानी कुछ ना करना, एकदम सबमिसिव हो जाना, सब छोड़ देना और एकदम आराम से रहना, जो मन करे पढ़ने का वो पढ़ना। यानी एक तरह से कह लीजिए कि नेचुरल एजुकेशन जो है वो उसके फेवर में थे वर्ड्सवर्थ, ना कि बुकिश होना, बुक वार्म बनना, हमेशा किताब लिए पढ़ना, बैठे रहना। तो कुछ इसके फेवर में नहीं थे वर्ड्सवर्थ। ही डिसलाइक द पेटी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइफ। और एक चीज और उनको खराब लगती थी कि जो छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब हम कॉलेज में इनरोल्ड होते हैं, तो कैंपस में कैसे रहना है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस इनको पसंद नहीं थी। एंड फेल्ट लाइक ए फाउल ऑफ द एयर, इल ट्यूटर्ड फॉर कैप्टिविटी। और इन्होंने कहा कि ये कुछ और नहीं है बल्कि एक तरह से जो माहौल है, एयर है, उसको आप गंदा करते हैं। बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा के भी चीज़ों को अगर आप फ्रीडम नहीं देते हैं, लिबर्टी नहीं देते हैं, तो वो एक राइटर और एक एक जो क्रिएटिविटी है एज ए स्टूडेंट, वो जो है काफ़ी लैक कर जाती है। और ये कहते हैं एक इल ट्यूटर्ड वे ऑफ टीचिंग है, यानी एक गलत तरीका है कि आप बच्चों को कैप्टिव रखते हैं। एंड ही वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन करिकुलम, और वो चीज़ें इन्हें जो है पसंद नहीं थी। ऑल्दो ही मेड एन एक्सेप्शन ऑफ जियोमेट्री। अब चूंकि ये अलग बात है कि उनकी जो एक कमांड थी जियोमेट्री में बहुत अच्छी थी। स्टडी विच ही थॉट पोजेस्ड लाइक पोइट्री एंड अनअसेसिबल इनर ट्रूथ। आगे देख लेते क्या है। वर्ड्सवर्थ स्पेंट हिज फर्स्ट समर वेकेशन एट हॉक्सेट, यानी कि पहला समर वेकेशन उन्होंने कहाँ गुजारा? हॉक्सेट में गुजारा। हिज सेकंड लॉन्ग वेकेशन, और दूसरा जो सबसे लंबा वेकेशन था, ब्रॉट हिम फर्दर गेन इन ह्यूमन अफेक्शंस। और इस दूसरे वेकेशन में उनको एक ह्यूमन अफेक्शंस क्या होते हैं, लोगों से मिलना और एक तरह से मेलजोल बढ़ाना, उस पर इनको एक एक्सपीरियंस काफी करते हैं ये सेकंड वेकेशन में। एंड इट वाज स्पेंट इन जर्निंग थ्रू द यॉर्कशायर डेल एंड लवली कंट्री अराउंड पेनिरिथ। अब यही है, दिस इज द मेकिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ, दिस इज द मेकिंग ऑफ ए ग्रेट वर्शिपर और नेचर वर्शिपर इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, और ये चीजें जाननी जरूरी है। जब मैं कभी भी किसी पोएट और राइटर के बारे में जब भी मैं बताता हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी इंक्लिनेशन क्या है, उसका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है क्या है। अब जैसे आप अगर
अलेक्जेंडर पोप को पढ़ेंगे तो वो नेचर की बात नहीं करते, वो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, वो नेचुरल सराउंडिंग्स, झरने, पहाड़, पेड़ पौधों की बात नहीं करते हैं। तो ये चीजें जाननी जरूरी है, क्योंकि उनके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। अगर आप अलेक्जेंडर पोप के लाइफ को डिटेल में पढ़ते हैं, उनके बायोग्राफिकल स्केच को पढ़ते हैं, तो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू सोशल थिंग्स लाइक सिटीज, लॉर्ड एंड लेडीज, उस समय के जो इन्वॉल्वमेंट थे, शहर में रहते थे, लंदन जैसी जगहों पर रहना, पार्टीज में शामिल होना और बड़े बड़े लोगों के साथ जो है मिलना जुलना। बट वर्ड्सवर्थ के साथ कुछ अलग है। वो क्या अलग है कि इनकी जो यॉर्कशायर या डेल या फिर कंट्री साइड जो है, गांव में समय देना, नेचर के बीच जो है वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, मॉर्निंग वॉक करना, तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी सराउंडिंग आपको बिल्ड करती है, आपको बनाती है। तो एग्जैक्टली वर्ड्सवर्थ के साथ भी यही हुआ कि वैकेशंस में वो घूमते थे और ऐसी जगहों में घूम के उन्होंने एक्सपीरियंस को गेन किया और नेचर के बहुत करीब होते गए, और बाद में चल के उनकी यही क्वालिटी जो है उनकी पोएम्स में देखने को मिलती है। विथ हिम ऑन द टूर विथ हिज सिस्टर डोरोथी। अब डोरोथी का क्या रोल है, उनकी जो सिस्टर थी डोरोथी, उनका बहुत बड़ा रोल है वर्ड्सवर्थ को एक पोएट बनने में। ऑफ whom he had seen little for some years, चूंकि वो बहुत कम समय में शुरू में मिलते जुलते थे, बट एंड मैरी हचिनसन हु आफ्टरवर्ड्स बिकेम हिज वाइफ। और दूसरी जो लेडी हैं वो है मैरी हचिनसन, जो शुरू में जो है एक एज ए फ्रेंड रहती हैं, बाद में जाके उनकी वाइफ बनती हैं। हिज थर्ड लॉन्ग वेकेशन, और तीसरा जो लंबा वेकेशन था, ही स्पेंट इन पेडिस्ट्रियन टूर, उसका इन्होंने नाम दिया पेडिस्ट्रियन टूर का, थ्रू फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। और आप सोचिए कि इनके वैकेशंस में दो अलग अलग देश की जर्नी शामिल है, पहला है फ्रांस और दूसरा है स्विट्जरलैंड। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था वर्ड्सवर्थ के कॉलेज का टाइम पीरियड जो था, वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो कि बहुत ही फेमस रेवोल्यूशन है वर्ल्ड हिस्ट्री में, और जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति और डेमोक्रेसी आती है। और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है वर्ड्सवर्थ की पर्सनल लाइफ पे, क्योंकि कॉलेज के टाइम पीरियड में अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ रेवोल्यूशनरी चीजें होती हैं, तो आपकी जो अपकमिंग लाइफ है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। चाहे वर्ड्सवर्थ टुक हिज बीए डिग्री ऑन जनवरी 27 1791। अब 1791 में इन्होंने अपनी बीए डिग्री हासिल की एंड क्विटेड कैम्ब्रिज एंड नो फिक्स्ड इंटेंशन टू हिज फ्यूचर करियर। अब ये भी नहीं था, और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई को क्विट कर दिया, और कोई ऐसा एक प्लान नहीं रखा था कि ये कॉलेज से निकलने के बाद ये करियर को बनाना है। रेसिडेंस इन लंदन एंड इन फ्रांस। अब ये देख लेते हैं आगे। हिज अंकल नाउ पुट प्रेशर ऑन हिम इंटर अ प्रोफेशन। लेकिन अंकल ऑब्वियस सी बात है, एज ए गार्जियन जो है वो चाहते थे कि उनका जो है कजन जो है वो एक प्रोफेशन को चुने, ताकि भाई जाहिर सी बात है, आप टूर करेंगे, आप फ्रांस घूमेंगे, स्विट्जरलैंड घूमेंगे, और अर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, मनी इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। तो ये सारी चीजें जो है उनको प्रेशराइज किया जाता है कि एक प्रोफेशन को चूज करने के लिए। बट वर्ड्सवर्थ कुड नॉट चूज एनी प्रोफेशन। लेकिन वर्ड्सवर्थ भी एक अलग ही नेचर के थे, एकदम नेचुरल कि किसी तरह के प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है। एंड ही वेंट फर्स्ट टू लंदन। लेकिन वो जब लंदन जाते हैं इन स्प्रिंग ऑफ 1791 में जब लंदन जाते हैं, ही लिव्ड देयर फॉर अ टाइम ऑन ए स्मॉल अलाउंस एंड विद नो डेफिनेट एम। लेकिन लाइफ इन लंदन वाज नॉट अनप्रोडक्टिव, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा करना नहीं चाहते थे, बट ऐसा भी नहीं कि अनप्रोडक्टिव चीजें चल रही थी। एज 2 or 3 नोबल सॉनेट्स, कुछ सॉनेट्स भी लिखे लंदन में रहते हुए। सच टेंडर पोएम्स द रेवरी ऑफ पुअर सुजैन टेस्टिफाई। तो ये सॉनेट भी लिखा जिसका नाम है द रेवरी ऑफ पुअर सुजैन। ये इनकी इनिशियल राइटिंग्स थी। हिज नेक्स्ट स्टेप वाज टू गो अब्रॉड। अब उनका एक टारगेट था कि चल बाहर जाना, एंड ऑस्टेंसिबली टू लर्न फ्रेंच, और वो फ्रेंच को सीखना चाहते थे, फ्रेंच लैंग्वेज को वो सीखना चाहते थे, उनकी एक इच्छा थी। नवंबर 1791 वर्ड्सवर्थ लैंडेड इन फ्रांस, और इस एम के साथ कि उनको फ्रेंच सीखनी है, और वो लैंड करते हैं फ्रांस में। और वो टाइम कौन सा था, 1791, 1791 में ही वेंट टू फ्रांस एंड वेंट फर्स्ट टू पेरिस। और सबसे पहले वो पेरिस गए, क्योंकि पेरिस वाज द सेंटर ऑफ दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन। और एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत सारे ऐसे उस समय के फिलोसोफर, बड़े बड़े राइटर भी पेरिस में रहा करते थे। ही विजिटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली विजिट करते हैं, एंड रूइंस ऑफ बेस्टाइल। बेस्टाइल जो है जहाँ से रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, वो प्रिजन जहाँ से रेवोल्यूशन की एक तरह से बिगिनिंग होती है, वहाँ वो विजिट करते हैं। एट ब्लोइस वर्ड्सवर्थ मेट एंड फेल इन लव विथ एनेट वैलोन। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर आता है, या एक इवेंट होता है वर्ड्सवर्थ की लाइफ में, कि वर्ड्सवर्थ जो है एने वैलोन से मिलते हैं। अब फ्रेंच गर्ल, ऑब्वियस सी बात है, फ्रांस की रहने वाली थी, बिलोंगिंग टू ए फैमिली विद स्ट्रॉन्ग रॉयलिस्ट सिंपैथाइजेस।
यानी कि इनकी जो कह सकते हैं कि जो फैमिली बिलोंग करती थी एनेट वैलोन, वो बहुत ही रॉयल फैमिली से थी। एंड ही डिड नॉट मैरी हर, और वो शादी तो नहीं करते हैं। शी बोर हिम डॉटर इन दिसंबर 1792, 1792 में उनसे एक बेटी होती है, एलिजिबेट डॉटर होती है, जिसका नाम था कैरोलिन। कैरोलिन नाम की उनकी एक बेटी होती है, और ये किससे होती हैं? एनेट वैलोन से होती हैं 1792 में, जब ये फ्रेंच के टूर पे थे। आगे देख लेते हैं, ईयर्स ऑफ परप्लेक्सिटी एंड डिसअपॉइंटमेंट। अब जाहिर सी बात है, अब ये ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वर्ड्सवर्थ जो हैं बहुत ग्रेट रोमांटिक पोएट बन गए, या फिर उन्होंने बहुत कुछ लिखा पढ़ा। तो पॉइंट्स मेरे कहने का है कि ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में परप्लेक्सिटी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी एज ए ह्यूमन बीइंग, और उनको भी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा, बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ी, तब जाके वो एक ग्रेट पोएट बन सके। तो वो कौन कौन सी और भी चीज़ें हैं जिससे कि वो एक अलग ही अनुभव लेते हैं अपनी लाइफ में। वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ रिटर्न टू इंग्लैंड। अब फ्रांस के बाद क्या होता है? रिटर्न आते हैं इंग्लैंड, बिफोर हिज डॉटर वॉज बॉर्न, और बेटी के पैदा होने से पहले ही, जिसका नाम मैंने बताया कैरोलिन। द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ वर अनसेटल्ड, और आगे आने वाले कुछ सालों में जो लाइफ थी अराउंड 93, 94, 95 की, वो अनसेटलिंग थी। यानी कुछ भी सेटल नहीं था कि क्या करना है, कौन से प्रोफेशन में जाना है, या फिर एज ए राइटर या एज ए पोएट ही बनना है, कुछ भी नहीं था। एंड फुल ऑफ अनहैप्पी वैंडरिंग्स, बस घूमना है, बस इधर उधर वो घूम रहे थे। इन द स्प्रिंग ऑफ 1793, और 93 में क्या होता है, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क एन इवनिंग वॉक, और 93 में इनका पहला पब्लिश्ड वर्क जो होता है वो उसका नाम है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। और इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं रिगार्डिंग वर्ड्सवर्थ के इनिशियल, यानी जो बिगिनिंग ऑफ हिज और द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क, तो उसका नाम है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। appeared but they were poorly received, और सबसे जो डिसअपॉइंटिंग जो मोमेंट आता है वो कि पहला ही वर्क जो पब्लिश होता है वर्ड्सवर्थ का, वो है पुअरली रिसीव्ड, यानी कि क्रिटिक के द्वारा जो है उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। वॉर ब्रोक आउट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, और उसी समय जो है, चूंकि वर्ड्सवर्थ एक्सपेक्टेड मच फ्रॉम फ्रांस एंड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंग्लैंड, तो एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हाई थी कि लोग जो है रेवोल्यूशन से काफ़ी कुछ सीखेंगे, एक फ्रीडम, एक लिबर्टी आएगी। और वॉर के बारे में कभी फेवर नहीं करते थे विलियम वर्ड्सवर्थ, एज ए पोएट और एज ए ह्यूमन बीइंग भी। तो ये सारी चीज़ें लेकिन हो रही थी। अब वॉर जो है दोनों के बीच शुरू हो जाता है, डिवाइडिंग हिज लॉयल्टीज इन मच एगोनाइजिंग वे, और ये चीज़ें उन्हें काफ़ी एगोनाइज करती हैं, काफ़ी हर्ट करती हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच वॉर शुरू होने से। इट वॉज एट दिस स्टेज इन हिज लाइफ दैट ही सेड टू हैव बीन इम्प्रेस्ड बाय द आइडियाज ऑफ गॉडविन, लेकिन इसी समय वो गॉडविन के आइडिया से काफ़ी प्रभावित होते हैं। सेटलमेंट एट रेसडाउन। अब ये है कि कितना भी भागिएगा दौड़िए, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको सेटल होना ही पड़ेगा, और वो जगह का नाम क्या है? रेस डाउन। रेस डाउन में ये सेटल होते हैं फाइनली इन द ऑटम ऑफ 1795। अब लाइफ आ गई 1795 तक। वर्ड्सवर्थ सेटल्ड विद हिज सिस्टर एट रेस डाउन, और अपनी सिस्टर जिसका नाम है डोरोथी, याद रखिएगा सिस्टर का नाम डोरोथी, रेस डाउन में ये सेटल्ड होते हैं नियर क्रीपक्रेन एंड डॉर्सेट सायर। जगह का नाम क्या है? डॉर्सेट सायर। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ न्यू पीरियड इन हिज लाइफ, और एक तरह से कहा जा सकता है कि एक नई शुरुआत होती है इनकी लाइफ में। वर्ड्सवर्थ फिनिश्ड गिल्ट एंड सॉरो, अ पोएम ग्लूमी इन टोन एंड रिटन मेनली इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, और इसी डिप्रेशन के समय में इन्होंने एक पोएम लिखी जिसमें इन्होंने काफ़ी कुछ सॉरो गिल्ट के बारे में बातें की हैं उस पोएम में। एंड रोट अ ट्रेजेडी कॉल्ड द बॉर्डरर्स, देन रोट द रूइंड कॉटेज। अब उस आगे उन्होंने फिर लिखा द रूइंड कॉटेज, नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन द फर्स्ट बुक ऑफ द एक्सकर्जन। और एक्सकर्जन की जो पहली बुक थी, उसमें तो कई बुक हैं, उसमें जो पहला वो पार्ट था वो रूइंड कॉटेज का। दिस वाज हिज फर्स्ट वर्क ऑफ मेरिट। और व्हाइल एट रेस डाउन, अब रेस डाउन में रहते हुए ही बिगेन टू कॉरस्पॉन्ड विद कॉलरिज। अब यहाँ मुलाकात होती है इनके दोस्त से, जो कि बाद में चल के एक बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ जाती है, बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं ये लोग। और यहाँ से इन दोनों की जोड़ी जो है, जिसको कह सकते हैं जय और वीरू की जोड़ी, जो कि हम शोले में देखते हैं और काफ़ी फेमस जोड़ी मानी जाती है। और ऐसे ही जोड़ी इनकी बनती है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की। और 1798 में एक वर्क पब्लिश होता है जिसको हम सब जानते हैं, वेल नोन, द लिरिकल बैलेट्स, जो कि एक रेवोल्यूशनरी वर्क था बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज के लिए। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस शुरू होता है कॉलरिज से। कहाँ शुरू होता है? रेस डाउन में। द टू हैड मेट ब्रीफली एट ब्रिस्टल, जो कि बीच बीच में मिलते भी हैं, अगस्त 1795 में। देयर प्रिलिमिनरी मीटिंग कन्विंस देम दैट क्लोजर वुड ब्रिंग म्यूचुअल एडवांटेज। अब यहाँ आगे देख लेते हैं, सेटलमेंट एट अल्फॉक्स
डेन। अब यहाँ पे एक प्लेस का नाम है अल्फॉक्सडेन, यहाँ पे ये सेटल होते हैं दिसंबर 1799, 1799 का टाइम पीरियड है। वर्ड्सवर्थ एंड डॉर्थी रिटर्न टू देयर बिलोवेड लेक कंट्री एंड सेटल्ड एट डॉव कॉटेज ग्रासमेयर। अब यहाँ पे फाइनली इनका एक सेटलमेंट होता है कि भाई अब बहुत घूम लिया, अब एक पर्टिकुलर जगह चाहिए जहाँ पे ये सेटल हो सके और वहाँ रह के ये लिख सके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में। दे मूव्ड from their small cottage to Allen Bank in 1808 and again to Rydal Mount in 1813, और राइडल माउंट 1813 में ये पहुंचते हैं। वर्ड्सवर्थ एंड डॉर्थी वेंट टू कलासिस ऑन जुलाई 31st 1802। अब यहाँ पे दोनों यानी भाई और बहन दोनों पहुंचते हैं 1802 में, जुलाई 31 में कलासिस। ऑन देयर रिटर्न वर्ड्सवर्थ मैरिड हिज कजन, यानी मैरी हचिंसन एक्चुअल में उनकी कजिन थी जिससे उन्होंने वापस आकर मैरी शादी कर ली। एंड they were to have 5 children, 2 of whom died in infancy, जिसमें से 5 बच्चे होते हैं जिसमें से 2 जो है इन्फेंसी में उनकी डेथ हो जाती है। द ईयर एट डॉव कॉटेज वर मोस्ट प्रोडक्टिव ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। और ये इंपॉर्टेंट है कि डॉव कॉटेज का जो लाइफ टाइम था उनका, जो पीरियड था वहां रहने का, उनकी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स था। यानी इस समय ये काफी कुछ उन्होंने लिखा और काफी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी, काफी फेमस चीजें लिखी जो उनकी फेमस पोइट्री बनती हैं। एंड हियर ही रोट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्रिल्यूड, क्योंकि लेटर ईयर्स ऑफ वर्ड्सवर्थ यानी आगे आने वाले साल जो थे वो कैसे थे ये भी देख लेते हैं। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स हिज लाइफ अपार्ट फ्रॉम सम ग्रीवियस डोमेस्टिक सोरोज। अब ग्रीवियस डोमेस्टिक सोरोज जाहिर सी बात है, जब आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उस तरह को उन सब चीज़ों को झेलना। इनके भाई की भी डेथ हो जाती है, उसको भी ये देखते हैं। वॉज प्रॉस्परस एंड आउटवर्डली अनइवेंटफुल। 1813 में क्या होता है, वर्ड्सवर्थ मूव टू राइडल माउंट हिज फाइनल होम, यानी कि राइडल जो माउंट प्लेस था जहां पे इन्होंने अपना फाइनल घर बना लिया, यानी कि वो आखिर तक रहे। 1813 से वो वहां मूव्ड हुए, यानी गए और वहां पे आखिर तक रहे अपनी लाइफ टाइम, जो मतलब जब तक वो जिंदा थे। हिज फाइनेंशियल अफेयर्स वर ईज्ड बाय द काइंडनेस ऑफ रिच पैट्रॉन। पैट्रॉन क्या होते हैं, जो सपोर्टिव होते हैं। जैसे पोइट्स वगैरह पहले रहा करते थे तो उनके सपोर्ट के लिए कुछ पैट्रॉन्स होते थे जो बड़े घर के लोग होते थे और शौकिया लोग होते थे, उनको पोइट्री का बहुत शौक होता था। तो ऐसे पोइट्स को वो क्या करते थे, फंडिंग करते थे कि आप लिखिए और चीज़ों को पब्लिश करिए। तो ये भी सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट नाम का जो पैट्रॉन था वो वर्ड्सवर्थ के लिए एक तरह से फंडिंग करना शुरू किए, एंड बाय द सेल ऑफ हिज पोएम्स, ठीक है, ताकि उनकी पोएम्स बिके और जिससे उनको अर्निंग हो सके। ही वॉज अपॉइंटेड स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर फॉर वेस्टमोरलैंड कंट्री, और उनको एक जॉब भी मिल गई कि स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर की जॉब भी मिलती है वर्ड्सवर्थ को, ये भी जॉब वो करते हैं। इन 1814 ही पब्लिश्ड हिज लॉन्गेस्ट वर्क द एक्सकर्जन। एक्सकर्जन 1814 में इनकी सबसे बड़ी पोएम। अपॉन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रेपुटेशन इन हिज लाइफ टाइम लार्जली रेस्टेड, और ये कहा फ्रॉम ईयर टू ईयर थ्रू स्विट्जरलैंड। अब ये कहा है कि स्विट्जरलैंड, इटली, नीदरलैंड, अलोंग द राइन, इन स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आइल्स ऑफ मैन, इन सारी जगहों को ये विजिट करते हैं। अब वेंडरिंग करना मतलब है घूमना, एक्सपीरियंसेस को गेन करना, नेचर के बीच में रहना। पहले तो इतनी इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, उतना कुछ कह सकते हैं कि भीड़ नहीं थी, सब कुछ बहुत नेचुरल था। तो वर्ड्सवर्थ के लिए ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं उनकी पोएम्स में दिखते हैं। तो इन जगहों को घूमने के पीछे का कोई और भी कारण नहीं हो सकता है, बल्कि ये है कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को और भी ज़्यादा इनरिच करना, जो कि वर्ड्सवर्थ घूमकर ये कर रहे थे। लेटर ईयर्स ऑफ हिज करियर वाज फुल ऑफ ट्रेजेडीज, लेकिन कुछ आने वाले समय में जो उनकी लाइफ के वो काफ़ी ट्रेजेडी से भरे थे। जैसे द लॉस ऑफ हिज ब्रदर जॉन, यानी उनके भाई जॉन की डेथ होती है 1805 में। द अर्ली डेथ ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी उनके खुद के 2 बच्चों की डेथ होती है। द इलनेस ऑफ डोरोथी, यानी उनकी सिस्टर की बीमारी हो जाती है, उन्हें बीमार हो जाती हैं। द कॉन्टिन्यूअल एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम द अनहैप्पी कॉलरिज, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो कि कॉलरिज से उनकी जो बॉन्डिंग थी, और बीच में ऐसा भी आता है टाइम पीरियड की कॉलरिज की डेथ भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, फाइनली द अनवेलकम मैरिज एंड डेथ ऑफ हिज डॉटर डोरा। सदेज डेथ 1843 में सदे की डेथ होती है। वर्ड्सवर्थ एक्सेप्टेड लॉरियटशिप, यानी वर्ड्सवर्थ ने फिर लॉरियटशिप जो है, पोइट लॉरियटशिप जो है, एक्सेप्ट किया 1843 में। अंडरस्टैंडिंग दैट ही वाज नॉट टू बी आस्क्ड टू राइट एन ऑफिशियल पोएम, लेकिन ये तो एक जो सबसे बड़ा ट्रुथ है हर किसी के लाइफ के लिए और लाइफ में, चाहे वो पोएट हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे कोई भी हो, तो वो डेथ का मोमेंट कब आता है वर्ड्सवर्थ की लाइफ में, कि वर्ड्सवर्थ लास्ट डेज वर एब्सोल्युटली ट्रैंक्विल, एकदम ओल्ड कॉट ऑन संडे, यानी कि
उनकी एक आदत थी कि शाम के समय में, यानी कि कहते हैं ना कि वॉक के लिए जो इवनिंग वॉक होती है, चाहे कितनी भी ठंड पड़े, वैसे तो यूरोप जो है बहुत ही जो है कोल्ड वेदर वाले कंट्रीज हैं यूरोप में। तो संडे आफ्टरनून को जब वो वॉक पे निकले थे तो ठंड लग जाती है। वॉक ब्रॉट द प्लूरिसी। अब ये एक जो डिजीज है जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है, मेनली ये डिजीज जो है उसका सबसे बड़ा कारण है। एट लास्ट ऑन सेंट जॉर्ज डे 1850, 1850 में सेंट जॉर्ज डे का डे था। यानी ये जो है मनाया जा रहा था। हिज स्पिरिट पास्ड अवे, और यहाँ इस दिन जो है पर्टिकुलर डे को 1850 में इनकी डेथ होती है। हिज बॉडी वाज बरीड एज ही हैड विश्ड इन ग्रासमेयर चर्चयार्ड। जैसा कि उन्होंने विश किया था, यानी कि अपनी इच्छा जताई थी कि उनको यहाँ पे बरी किया जाए, तो वो ग्रासमेयर जगह थी चर्चयार्ड में, यहाँ इनको बरी किया जाता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा सेकंड, उसमें हम इनके पोइटिकल वर्स को थोड़ा डिटेल में चीज़ों को देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े बड़ी बड़ी पोएम्स हैं इनकी। तो मिलते हैं अगले सेशन में।